रहा है ना, वह भी मुस्कुरा रहा है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि कुछ मिला है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि समलैंगिकता एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ ट्रेडिशन ब्रेकर। कहीं ना कहीं खुश भी हूँ, कहीं ना कहीं निराश भी हूँ। दोस्तों, कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संवैधानिक पीठ के सामने सेम सेक्स मैरिज पर दागी गई कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी और कई दिनों के कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद भी सेम सेक्स मैरिज राइट्स की डिमांड कर रहे सारे पिटीशंस को खारिज करते हुए 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन देते हुए ये कहा कि ऐसे राइट्स को बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और दोस्तों, भले ही इस जजमेंट ने LGBTIQA+ कम्युनिटी के सारे होप्स को खत्म कर दिया है और एक मायूसी की भावना फैलाई हो, लेकिन इस जजमेंट ने कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ हमारे सामाजिक ढांचे में व्यापक रूप से फैले भेदभाव को खत्म करने का एक दरवाजा भी खोल दिया है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुसार कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का तो अधिकार है जो कि एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कोर्ट के पास हवा में कोई भी लीगल राइट क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। और क्योंकि संविधान में राइट टू मैरी यानी कि शादी करने का अधिकार कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए सेम सेक्स मैरिज राइट का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन में ट्रांसजेंडर पर्संस को शादी का अधिकार है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि LGBTIQA+ ग्रुप है क्या और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सेम सेक्स मैरिज से किस तरीके से देखा जा सकता है और अभी तक इस ग्रुप के लिए भारत में कौन कौन से प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए गए हैं और अभी के लीगल फ्रेमवर्क इन्हें कौन कौन से राइट्स देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Same-sex marriage is neither recognized nor accepted in any uncodified personal law. का ये बड़ा फैसला आया है, समलैंगिक संबंध अपराध नहीं। गे होमो समलैंगिक जो बुलाना आपको, हम भी हैं। गे हम देश का कानून ही कुछ ऐसा है कि सिर्फ नॉर्मल वाले वैलिड कपल ही गोद ले सकते हैं। Marriage is not only a question of dignity, that LGBTQ people are being denied. सुप्रीम कोर्ट का कानूनी वैधता देने से इनकार, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दोस्तों, जैसे जैसे लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बयां करने के लिए नए नए तरीकों को खोज रहे हैं, वैसे वैसे ही इनको एड्रेस करने के लिए हमारे लैंग्वेज भी इवॉल्व होते जा रहे हैं और LGBTQIA+ एक इवॉल्व होता हुआ ही एक टर्म है जिसका मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरकोर्स क्वेयर और एसेक्सुअल होता है। दोस्तों, हाल ही के समय में सेम जेंडर के लोगों के राइट्स को लेकर काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को देखा जा रहा है और इस कम्युनिटी के सभी लोगों को यह उम्मीद थी कि संवैधानिक पीठ की 5 जजों की बेंच स्पेशल मैरिज एक्ट में एक लॉ डालकर किन्हीं भी 2 लोगों को शादी करने का अधिकार दे देगी, लेकिन हुआ कुछ इसके विपरीत, जहां सुप्रीम कोर्ट ने समान जेंडर के लोगों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बीते कई वर्षों में अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाकर राइट ऑफ प्राइवेसी, डिग्निटी और मैरिटल चॉइस तक कर दिया गया, लेकिन हर बार उच्चतम न्यायालय ने उस कदम को उठाने से अपने आप को रोका है जो कि नॉन हेटेरोसेक्सुअल लोगों के यूनियन या मैरिज को मान्यता दे। और हर बार की तरह इस बार भी 5 जजों ने यह कार्य विधायिका पर छोड़ दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि अदालत ने यह माना कि वह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को ना तो रद्द कर सकती है और ना तो इसमें कोई एक्ट डालकर स्पेशल मैरिज एक्ट में सेम सेक्स मेंबर्स को इंक्लूड कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि यह जिम्मेदारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की है कि वह सेम सेक्स मेंबर्स के लिए कोई कानून बनाए और अगर इस मामले में सेंटर कोई कानून नहीं बना रहा है तो उस स्थिति में राज्य विधानसभा सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने और रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। दोस्तों, यहां ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 को यदि हम देखें तो ये आर्टिकल केंद्र और स्टेट दोनों को मैरिज रेगुलेशन पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं। और इस डिसीजन का दूसरा पहलू यह है कि राज्य अगर चाहे तो कोई पॉसिबल रीजन्स में से चुनाव करेंगे या वह सभी विवाह और परिवार संबंधित कानून को जेंडर न्यूट्रल बना दे या
वह सेम सेक्स कम्युनिटी को विवाह का अवसर देने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा एक और कानून बना दे। दोस्तों, इस बेंच के माइनॉरिटी जजेस ने इस बात की वकालत भी की कि सेम सेक्स ग्रुप की यूनियन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, चाहे वह विवाह के रूप में हो या ना हो। और इन सभी का यह भी कहना था कि किन्हीं भी दो लोगों के मिलाप या यूनियन को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यह अनुच्छेद 15 के खिलाफ है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, जिसमें सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि इन सभी समुदाय के लोगों को मैरिज के राइट से क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि विवाह से ही मिलते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इंश्योरेंस, पेंशन इत्यादि। और सेम सेक्स ग्रुप को इन सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक अधिकारों के प्राप्ति हेतु विवाह जरूरी है। जहां इस बेंच के माइनॉरिटी जजेस ने इन ग्रुप के यूनियन को किसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर उसमें फॉलो होने वाले लीगल राइट्स को मान्यता देने की बात की, तो वहीं मेजॉरिटी जजेस ने यह कहा कि स्टेट ऐसे यूनियन से फॉलो होने वाले राइट्स को मानने को बाध्य नहीं है। जहां तक बात ट्रांस वुमेन राइट्स की है, तो मेजॉरिटी बेंच का ओपिनियन था कि एग्जिस्टिंग लीगल जो फ्रेमवर्क है वह ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को शादी का अधिकार देता है। दोस्तों, इस जजमेंट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से अलग है। दोस्तों, यह बात सच भी है कि ट्रांसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन में हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन होता है। इसलिए ऐसे विवाह को लीगल मैरिज लॉज के अंतर्गत रजिस्टर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस जजमेंट में यह भी माना गया कि इंटरसेक्स व्यक्ति जो खुद को महिला या पुरुष के रूप में पहचानते हैं, उन्हें भी यह अधिकार है। दोस्तों, यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अरुण कुमार बनाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन केस में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही माना था, जिसमें एक हिंदू मेल और एक ट्रांस वुमेन के मैरिज को वैलिड कर दिया गया था। और जब बात एडॉप्शन की आती है, तो मेजॉरिटी बेंच ने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो सेम सेक्स कपल्स को एडॉप्शन से रिस्ट्रिक्ट करता है, उसे निरस्त करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने एडॉप्शन राइट को रिजेक्ट करते हुए यह भी कहा कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, लेकिन एडॉप्शन के लिए कोर्ट को बाकी और भी एरियाज को एक्सप्लोर करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक बच्चे के पालन पोषण और उसके सोशल लाइफ का सवाल है। जहां तक बात और कई अधिकारों की रही, तो कोर्ट ने क्वीर कपल के लिए राशन कार्ड, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, पेंशन में इक्वल राइट्स की जरूरत को एक्सेप्ट किया। दोस्तों, इस जजमेंट में कई सारे इश्यूज भी हैं। पहला इशू यह है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल ना करना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। दूसरा इशू लिव्ड रियलिटी है, जहां सेक्स बेसिस पर ग्राउंड रियलिटी पर इन कपल्स के साथ काफी भेदभाव होता है। तीसरा इशू मेजॉरिटी का ओपिनियन या लॉ माइनॉरिटी पर थोपने से। हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है और पूरक है, और अगर हम मेजॉरिटी के लिए बने लॉज को माइनॉरिटी पर इंपोज करते हैं, तो यह संवैधानिक नैतिकता के भी खिलाफ होगा। दोस्तों, आखिरी इशू कई लीगल बेनिफिट के ना मिलने से है, जो कि मैरिज से मिलते हैं, जिनमें इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इंश्योरेंस और पेंशन भी शामिल है। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले तक ही सेम सेक्स रिलेशनशिप आईपीसी की धारा 377 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस था, और यह क्षेत्र अननेचुरल इंटरकोर्स यानी कि कार्नल इंटरकोर्स को ऑर्डर ऑफ नेचर के खिलाफ मानता था। और यह कानून ब्रिटिशर्स द्वारा 1861 में लाया गया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में LGBTIQA+ लोगों के राइट्स को मान्यता देते हुए इस भेदभाव करने वाले कानून को बदल दिया। दोस्तों, हेमोसेक्सुअल के राइट्स की बात सिर्फ रिसेंट ईयर में नहीं हुई है। 1994 में पहली बार इन्हें थर्ड सेक्स के रूप में मानते हुए लीगल वोटिंग राइट्स दिए गए थे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ट्रांसजेंडर्स को थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर के रूप में ट्रीट किया जाए, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ही LGBTIQA+ कम्युनिटी को सेफली सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता भी दी, और यह फ्रीडम राइट ऑफ प्राइवेसी के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। दोस्तों, 6 सितंबर 2018 को अनुच्छेद 377 को खत्म करने के बाद 2019 में ट्रांसजेंडर लोगों के वेलफेयर के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट लागू किया गया। लेकिन इन सभी फैसलों के बाद भी इस कम्युनिटी के सभी लोगों को, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को, हेल्थ केयर, जॉब जैसी और कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहां पर अंत में बस इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो,
लेकिन यदि देखें तो एटलीस्ट इससे इस कम्युनिटी के सोशल राइट और सोशल सिक्योरिटी पर बातचीत तो शुरू हो गई है, और बातचीत पहला कदम होता है किसी भी सोसाइटी में न्यू चेंजेस को अडॉप्ट करने का। और यह भी कि अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से साफ है कि उसके डिसीजन सोसाइटी के रेडीनेस को देखते ही होते हैं, और अब यह आगे देखने की बात होगी कि हमारा समाज इस चेंजेस के लिए कैसे तैयार होगा और कब इंस्टीट्यूशनली इस ग्रुप के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी और राइट्स प्रोवाइड किए जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।